नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर पड़ी है, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश में अन्नदाताओं के नाम पर राजनीति की जा रही है। एक तरफ अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अन्नदाता के नाम पर, किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रही हैं। और ऐसे ही कांग्रेस का आज एक और झूठ बेनकाब हो गया। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति को 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर वाले ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस ज्ञापन में ना तो किसानों के नाम थे, ना उनका मोबाइल नंबर। अब सवाल यह कि जो अन्नदाता सड़क पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, आखिर कांग्रेस उसके नाम पर सियासत क्यों करना चाहती है? सच से हारे तो फरेब के सहारे। कांग्रेस की सियासत वाली साजिश बेनकाब। दो करोड़ के फरेब पर फंस गई कांग्रेस। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के बीच 29 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन ने सियासी गलियारों का पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए हर विकल्प को आजमाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अब पूरी ताकत लगाकर किसान आंदोलन की आंच पर सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। आज सरकार और किसानों के बीच गतिरोध के बीच विपक्ष को वो मौका मिल गया जिसका इंतजार वो अब तक करता आ रहा था। कांग्रेस ने किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया। लेकिन झूठ तो आखिर झूठ है। जब आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक भारत ने इसकी पड़ताल की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दस्तखत वाले पेपर पर ना तो किसानों के पते मिले और ना ही मोबाइल नंबर। मतलब राहुल और प्रियंका किसानों के फर्जी हस्ताक्षर पर आंदोलन की फसल काटना चाहते थे। जब रिपब्लिक मीडिया के रिपोर्टर पीयूष कांग्रेस का झूठ पत्र दिखा रहे थे, तो इस पर कांग्रेसियों की खींच कैमरे पर आ गई। आप भी देख लीजिए। आइए अब आपको 2 करोड़ दस्तखत का असली सच समझाते हैं। इसके लिए एक कार्यकर्ता को रोजाना 18 घंटे काम करना होगा। अगर एक कार्यकर्ता 20 मिनट के हिसाब से एक घर में पहुंचता है, तो वो 1 घंटे में 3 घर कवर करेगा। इस हिसाब से कार्यकर्ता 3 घरों से 1 घंटे में 3 हस्ताक्षर लाता है, तो वो 18 घंटे में 54 हस्ताक्षर लाएगा। ऐसे में कार्यकर्ता रोज 18 घंटे काम करे तो 7 दिनों में वो 378 दस्तखत ला पाएगा। फर्ज कीजिए अगर हस्ताक्षर कार्यक्रम में 10,000 कार्यकर्ता लगाए जाएं, तब 7 दिनों में 37,80,000 दस्तखत आ पाएंगे। वहीं 20,000 कार्यकर्ता लगे तो ये आंकड़ा एक हफ्ते में 75,60,000 तक पहुंच जाएगा। मतलब 2 करोड़ हस्ताक्षर के लिए कांग्रेस को 52,910 कार्यकर्ता चाहिए। मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी यहां भी सियासत से बाज नहीं आ रही। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी के पैंतरे को पूरी तरह समझ चुकी है। शायद यही वजह है कि जब जब किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने राजनीति करनी चाहिए, बीजेपी ने उसका जवाब तल्ख लहजे में दिया। देश में मैंने एक बार भी नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों से मिले हैं और 2 करोड़ किसान से मिल लिए, सिग्नेचर ले आए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। उन्होंने जिस तरह 2 करोड़ का आंकड़ा दे दिया है, कांग्रेस 2 लाख लोगों से भी पिछले दिनों में कांटेक्ट उनका नहीं हुआ है, और फिर भी वो 2 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं।
कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि देश के किसान कृषि कानून की खिलाफत करते हैं, वहीं कांग्रेस के दावे को धत्ता बताते हुए नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में हजारों किसान महामाया फ्लाईओवर पर एकजुट हो गए और पीएम मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद की। रिपब्लिक ने पहले दिन से ही किसानों के नाम पर सियासत को बेनकाब किया है। अब जिस तरह कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में किसान के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसानों पर जारी सियासत को किसान भी बखूबी समझते हैं। हालांकि किसान आंदोलन पर राहुल और प्रियंका गांधी के सियासी ड्रामा भी इस बीच जारी है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद कांग्रेसी नेता सड़क पर बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे और एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लेते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। किसान आंदोलन के परवान चढ़ते ही कांग्रेस को बैठे बिठाए सियासत चमकाने का मौका ही मिल गया। ऐसे में कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए इस मुद्दे को लपकने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च की इजाजत मांगी। जब इजाजत नहीं मिली तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, सभी ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे राष्ट्रपति भवन की दौड़ लगा दी। कानून व्यवस्था के लिहाज से दिल्ली में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन खुद को किसान हितैषी दिखाने की होड़ में कांग्रेसी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए अड़ गए। इस बीच कानून के उल्लंघन के जुर्म में प्रियंका गांधी समेत दूसरे नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। हिरासत से पहले प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार को जमकर कोसा। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। हल तब निकलेगा जब सरकार उनकी आवाज सुनेगी और जब उनको इतनी समझ होगी कि अपने देश के किसानों का आदर करें। इधर प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिया गया, उधर राहुल गांधी समेत तीनों नेताओं को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दे दी गई। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार पर ये इल्जाम भी मढ़ दिया कि मौजूदा सरकार किसानों का हित नहीं चाहती। कृषि कानून के बहाने उन्हें गुमराह किया जा रहा है। 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में देश की बागडोर दे दी गई है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2-3-4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मामला चूंकि बीजेपी को घेरने का था, वक्त और मौका दोनों कांग्रेस के पास था, गेंद राहुल के पाले में थी, तो ऐसे में राहुल गांधी मोदी सरकार की नाकामियां गिनवाने में भला कैसे पीछे रहते। राहुल ने मौका मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाही रवैया वाला प्रधानमंत्री करार दे दिया। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। पिछले 29 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार उन्हें लगातार समझाने बुझाने में जुटी है। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच एक राय बनती नहीं दिख रही।
आंदोलन कर रहे किसानों ने स्पष्ट ऐलान किया है कि वो संशोधन नहीं चाहते और कृषि कानूनों की वापसी के बगैर चर्चा संभव नहीं है। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। वहीं दूसरी ओर सरकार ये भी बताने की कोशिश में है कि नए कानून किसानों के हित में है और ज्यादातर किसान इसे समझते भी हैं। यही वजह है कि आज भी सरकार ने किसानों से बातचीत की पेशकश की ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन को कल 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं और कल का दिन 2 मायनों में काफी अहम है। एक तो कल क्रिसमस का पर्व पूरे देश दुनिया में मनाया जाएगा और दूसरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। इस खास मौके पर केंद्र की मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत कल 9 करोड़ किसानों को, एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। पिछले 29 दिनों से कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। एक तरफ किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने में जुटी है, समझाने बुझाने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के तमाम नेता और कृषि मंत्री कानून के फायदे गिनवाने में जुटे हैं। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नया कृषि कानून किसानों के हक में है। बावजूद इसके अगर किसान इसमें संशोधन चाहते हैं तो भी केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। कृषि कानूनों पर गतिरोध के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार कल यानी क्रिसमस के दिन किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाएगी। प्रधानमंत्री खुद किसानों के बैंक खाते में 2000 के हिसाब से 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी सैकड़ों दफा किसानों के हितों की बात रख चुके हैं। मौका चाहे जो भी हो, पीएम ने देश के अन्नदाता को यह संदेश देने की कोशिश की कि देश की संसद ने जिस कृषि कानून पर मुहर लगाई वो किसानों के हित में है। पीएम मोदी ने यह भी समझाने की कोशिश की कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, जिससे किसान और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। इसी का असर है कि अन्नदाता का एक धड़ा अब कानून के समर्थन में उठ खड़ा हुआ है। भारी संख्या में किसान कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। इन कोशिशों का ही असर है कि कृषि कानून के विरोध में खड़े किसान लगातार कम हो रहे हैं। असली आज़ादी किसानों को अब इन कानूनों के जरिए मिली है। उनकी जो कटौती होती थी, जो मंडियों में टैक्स लगता था, वो बंद होगा। बाहर के किसान ज़्यादा व्यापारी खरीदने आएंगे तो उनको भाव, इनको रेट उनको ज़्यादा मिलेंगे। किसानों के साथ कई दौर की वार्ता, कृषि मंत्री का आंदोलनकारी किसानों को खत लिखना, उनसे बातचीत के लिए तारीख तय करने की अपील करना साफ दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। पीएम मोदी बार बार किसानों और सरकार के बीच आने वाली अड़चनों का जिक्र करते हैं। वो किसानों को ये भरोसा देने से भी पीछे नहीं हटते कि आने वाले दिनों में किसानों के बीच आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार हमेशा से ही किसानों का हित सोचती है। केंद्र की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ किसान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के बहुत खास रहे कभी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज जमीन पर उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और यह भी बता दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन अब पूरी तरह खिसक चुकी है। बवाल बंगाल कब तक?
मिशन बंगाल से घबराई टीएमसी। बंगाल में हिंसा का नया अध्याय। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन चुनाव से पहले हिंसा यहां चरम पर है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब बंगाल से हिंसा की खबर ना आती हो, हत्या की खबर ना आती हो। सियासी लड़ाई कैसे खूनी जंग में बदल चुकी है, ये बंगाल से आने वाली तस्वीरों से साफ हो जाता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाते रहे हैं। एक बार फिर हिंसा हुई। मामला पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का है। बीजेपी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर बंगाल पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई की, जिसकी वजह से कई महिलाएं घायल हो गईं। नर्सिंग होम हो या थाना हो, सीसीटीवी कैमरा आप देखे होंगे। जब कोई घटना घटती है, बीजेपी के लोगों पर हमला होता है, बीजेपी के लोगों पर जुल्म होता है, तो सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है। और जैसे दूसरे लोग आके जुल्म करेंगे, उस समय सीसीटीवी कैमरा ठीक हो जाता है इनका। तो ये बंगाल की पुलिस का ये कोई नया बात नहीं है। सवाल यही कि क्या बंगाल में बीजेपी का होना पाप है? दीदी को सत्ता जाने का इस कदर खौफ है कि बंगाल में कमल का झंडा लेकर चलने वालों से भी दीदी को नफरत है। लेकिन बंगाल की लाल भूमि पर कमल खिलना बीजेपी की बड़ी कीमत की अदायगी है। बंगाल में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। आंकड़ों की माने तो बंगाल में बीजेपी के 115 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। वहीं 2018 के पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। बंगाल में हिंसा की ये पहली तस्वीर नहीं। एक दिन पहले भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु समर्थकों की पिटाई की थी। इसके अलावा अमित शाह की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी हिंसा का शिकार होना पड़ा। कुल मिलाकर साफ है कि सत्ता जाने के डर से घबराई ममता बनर्जी के कथित समर्थक गुंडे बंगाल में बीजेपी को रोकने की पुरजोर आजमाइश में जुटे हैं। लेकिन बंगाल की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और इसका जवाब जनता आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसे जैसे ममता सरकार में टीएमसी कार्यकर्ताओं की जुल्मों सितम बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी का कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से आज बीजेपी ने अपनी ताकत पश्चिम बंगाल में दिखाई, जिसके बाद ममता बनर्जी की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। बीजेपी का मिशन बंगाल। बीजेपी के शुभेंदु का शक्ति प्रदर्शन। बंगाल में दीदी वर्सेस दीदी के शुभेंदु। बंगाल में इस बार कमल खिलाना है, बीजेपी ने ठान लिया है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत अभी से लगा दी है। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिर गृह मंत्री अमित शाह और अब ममता के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में जुटी भीड़ ममता सरकार के लिए कहीं से भी शुभ संकेत देने वाले नहीं है। कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ समझे जाने वाले शुभेंदु ने टीएमसी और ममता की नीतियों से खफा होकर ममता का दामन छोड़ दिया और बंगाल में कमल खिलाने का ऐलान कर दिया। आज शुभेंदु ने रोड शो के जरिए बंगाल में बदलाव के बयार जल्द बहने के संकेत दिए हैं। ट्रेलर है, सिनेमा अभी बाकी है। जब एमसीसी लागू होगा ना, तो ये सुनामी हो जाएगा। ये जो आंधी है, ये सुनामी हो जाएगा और पूरा बंगाल के अंदर मोदी जी का लहर चलेगा। दीदी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु ने बंगाल में प्रचंड जीत का दावा करते हुए अपने गढ़ मिदनापुर में रोड शो किया। हजारों की तादाद में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी और शाह के जयकारे से पूरे बंगाल को पाट दिया। साथ ही ममता बनर्जी को यह संदेश देने की कोशिश की कि अब बंगाल रक्त रंजित नहीं होगा, बल्कि बंगाल में विकास की बात होगी। ये लहर है मोदी जी का लहर, बीजेपी का लहर है। अगली बार 200 पार। मौका बंगाल में बीजेपी की ताकत दिखाने का था, जिसे शुभेंदु ने बखूबी निभाया। दीदी के बंगाल में हर जगह बस कमल और कमल दिख रहा है। शुभेंदु ने साफ कर दिया है कि बंगाल में बदलाव का वक्त आ चुका है। अगर बंगाल की जनता बीजेपी को मौका देती है तो बंगाल
बिल्कुल बदला बदला सा नजर आएगा। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ शुभेंदु अधिकारी की रैली के अंदर। ये पहली पदयात्रा है शुभेंदु अधिकारी की। अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा जो लोगों के अंदर जोश है वो दिखाए आपको, जो बदलाव है, जिस बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ये हुजूम जो उमड़ के आया है भारतीय जनता पार्टी की रैली में, शुभेंदु अधिकारी अपनी पहली पदयात्रा में मौजूद है। इस समय आप देख सकते हैं जनता जिस तरीके से उमड़ के आई है, जिस तरीके से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि क्या हालात हैं यहाँ पे। बंगाल में रोड शो के बाद शुभेंदु ने पदयात्रा निकाली। इन तस्वीरों से साफ है कि ममता दीदी की पैदल यात्रा और बीजेपी के शुभेंदु की पैदल यात्रा बंगाल की जनता का रुख किस तरफ है साफ दिखा रही है। एक तरफ बीजेपी के शुभेंदु ने बंगाल में अपना दमखम दिखाया, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी भी मैदान में उतरी, लेकिन कुछ बदली बदली सी नजर आई। दीदी में वो दम नहीं दिखा। शुभेंदु के रोड शो से बेपरवाह ममता दीदी एक संगीत कार्यक्रम में बेहद हल्के फुल्के अंदाज में नजर आई। उन्होंने स्थानीय लोक कलाकारों के साथ डांस किया। दीदी की ये शिरकत शुभेंदु के रोड शो के आगे कहीं न टिक पाई। बंगाल की सियासत में हिंसा और सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। दीदी चुनावी मैदान में कहीं दिख नहीं रही और बीजेपी बंगाल में जीत का बिगुल बजा चुकी है। ममता के खेमे में खलबली मची है तो वहीं बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल के चुनाव में उतर चुकी है। लक्ष्य सिर्फ एक है, वो बंगाल की सत्ता पर काबिज होना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 10 साल में ममता बनर्जी पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर जो तथाकथित आरोप लगे वो अब सड़कों पर दिखने लगा है। लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के जन समर्थन में तब्दील हो रहा है। अब यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्राइम टाइम रफ्तार।